दोस्तों, आप सभी लोग यहां पर आए हैं। इट सेल्फ प्रूव्स दैट आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है और आपको कुछ समझना है। तो एक बार जोरदार तालियां आपके एफर्ट्स के लिए हो जाए दोस्तों, जोरदार तालियां। ग्रेट एफर्ट्स एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। अब दोस्तों, आज कुछ फाइनेंस की बातें होने वाली है, तो पैसे की बातें होने वाली है, कुछ नगद की बातें होने वाली है। दोस्तों, पैसे के लिए कुछ मैंने सुना हुआ है और काफी अच्छा इंसिडेंस है। एक कहावत है ना कि पैसा पैसे को खींचता है, तो सुना है आपने? ओके, सो पैसा पैसे को खींचता है। अब एक दिन क्या हो गया, सेठ के उधर एक नौकर काम कर रहा था, मारवाड़ी सेठ था। मारवाड़ी सेठ की तिजोरी कैसी होती है आपको बताने की जरूरत नहीं है। सो मारवाड़ी सेठ थे, मारवाड़ी सेठ की तिजोरी थी, उनके यहाँ एक लड़का काम कर रहा था। उसने कहीं से भी सुन लिया कि पैसा पैसे को खींचता है। एक दिन उसका पगार हुआ, 2000 पगार था, 500 की 4 नोट उसके हाथ में थी। सोचा यार, लोग कहते पैसे पैसे को खींचता है, तो एक काम करता हूं, एक 500 की नोट लेके जाके मैं तिजोरी में डाल के कोशिश करता हूं। कहावत है ना, अभी छोटा नादान बच्चा था, जाके पहुंच गया, तिजोरी के पास पहुंचा, सेठ की आजू बाजू में देखा कोई देखता नहीं है, धीरे से 500 की नोट अंदर डाली, बाहर निकाली, कुछ नहीं आया। ऐसे कैसे आएगा? वापिस उसने अंदर डाला, वापिस बाहर निकाला, कुछ नहीं आया। अब तीसरी बार ऐसे जोर से डालने को गया ना, वो 500 की नोट थी वो भी अंदर चली गई। अब पीछे मारवाड़ी सेठ आ चुका था। मारवाड़ी सेठ उसको बोलता है, क्या कर रहा है तू? अरे सेठ जी, गलती हो गई, सेठ जी माफ कर देना, लेकिन मैंने ऐसा सुना था पैसा पैसे को खींचता है, तो मैं वो कोशिश में लगा था। बोलता है, पगले तूने जो सुना था वो सही सुना था, देख मेरे पैसे ने तेरे पैसे को खींच लिया। और हमेशा बड़ा पैसा छोटे पैसे को खींच लेता है। अभी हमको देखना है कि ये बड़ा पैसा अगर बनाना है, जो छोटे पैसे को खींच ले, तो कैसे वो बड़ा पैसा बनाना है। अब हम कुछ देख के आज डिस्कस करेंगे। सो मैं कुछ पैसे की बात कर रहा था। अब ये जो पैसा पैसे को खींचता है और पैसा बड़ा पैसा कैसे बनाना है। अच्छा दोस्तों, मैं एक सवाल पूछूंगा और आप सभी को उसका जवाब देना है। मेरा सवाल ये है, पैसे वाला आदमी हम किसको बोलते हैं? यस, कोई बता सकता है? स्मार्ट इन्वेस्टर, ओके। पैसे वाला आदमी किसको कहते हैं? मैं आपको 2 सवाल पूछता हूं। जो पैसा ज्यादा कमाता है वो पैसा वाला है, या जो पैसा कमा के बचाता है वो पैसा वाला है? सिर्फ कमाने वाले आपने देखे होंगे, बहुत कुछ कमाते, लेकिन कमा कमा के गंवाते। और आजकल का दौर कैसा चला है आपको मालूम है, आप सभी को मालूम है। आजकल का दौर आप देखेंगे, 10 फ्लैट बिकते हैं, 10 में से 8 फ्लैट लायबिलिटी के। आप देखेंगे 10 कार बिकती है, 10 में से 9 कार लोन के ऊपर चलती है। हमको लगता है लोगों का इकोनॉमी बढ़ गया है, लोगों की लाइफस्टाइल बढ़ गई है। दोस्तों, लाइफस्टाइल इकोनॉमी अच्छी हो गई है, लेकिन एक बात है, जो आने वाले 10 साल में मैं कमाने वाला हूं वो मैं आज वापरना शुरू कर रहा हूं। आप सोचिए, फ्यूचर में फिर कमा कमा के मैं ये लोन लायबिलिटी क्लियर करूंगा, हाउसिंग लोन क्लियर करूंगा, और उसके बाद में मेरे पास रह क्या जाएगा? तो कुछ नहीं रहेगा। और कुछ नहीं रहेगा तो आप पैसे वाले कहलाओगे। मैं नहीं कहता हूं आप नहीं कमाओगे, हम कमाएंगे, बहुत कुछ कमाएंगे, लेकिन कमा कमा के हमको लायबिलिटीज क्लियर करनी है। फिर हमारे पास बचा क्या? हमारे रिटायरमेंट लाइफ के लिए बचा क्या? दोस्तों, मेरा स्पेशल सब्जेक्ट है और मेरा चाहिता सब्जेक्ट है, दैट इज रिटायरमेंट प्लानिंग। और काफी जगह पे मैंने रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर मैं जब सेमिनार देता हूँ, काफी जगह पे लोगों के आंखों में से आंसू आ जाते कि हमने कुछ नहीं किया। दोस्तों, हम कमाते बहुत है, लेकिन कमा कमा के गंवाते ही है। आज आप सोचो, आज हमारी एज होगी, आप यहाँ पर सभी एज के ग्रुप के लोग बैठे हैं, यहाँ पर 20 से लेके 55-60 के लोग बैठे हुए। आप अपने अंदाज से सोचो कि आज इतने साल हमको कमाते हुए आज 20 साल, 25 साल, 10 साल, 15 साल, व्हाटएवर, लेकिन जितने साल हमारे कमाते हुए आए, उसमें से हमने बचाया कितना है? आज अगर कोई, मेरा एक दोस्त है 41 ईयर्स का, उसको मैं इन्वेस्टमेंट की कुछ बातें बता रहा था। मुझे बोलता है, मुकेश ठीक है, करना है, तेरा प्लानिंग अच्छा है, रिटायरमेंट प्लानिंग सोचना भी चाहिए, लेकिन एक काम कर, तू 2 महीने के बाद। 2 महीने के बाद क्यों? जस्ट प्लानिंग था कुछ 18-20 हजार प्रीमियम का प्लानिंग था। मतलब 2 महीने के बाद क्यों? बोलता अभी पैसा नहीं। मतलब ये सोच, तू 41 ईयर्स हुए तुझे और 41 साल में तूने क्या किया कि तेरे पास 18-20 हजार रुपए नहीं है। आप सोचिए, आज कमा कमा के 5 साल 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज मेरे पास कितने पैसे जमा है, आज मेरे पास कितने हैं? आप अगर अंदाजा लगाएंगे ना, तो दिन का 5-10 रुपया भी आप बचाते थे तो आज कम से कम आपके पास फिगर लाखों में होता था, लेकिन वो बचाया नहीं है हमने। दोस्तों, रिटायरमेंट के ऊपर कुछ सर्वे किया गया है, उस सर्वे के ऊपर मैं कुछ आपको बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज फॉर
every 100 people starting their careers at the age of 25 years, the following situation exists at the age of 65. ये लोग कहते हैं, ये ह्यूमन सर्विसेज एंड रिसोर्सेज वाले कहते हैं कि हर 100 आदमी का इन्होंने एक सर्वे किया और ये इन लोगों ने क्या पाया कि 65 साल के आदमी का सर्वे किया। हर फैमिली में जा जाके जिनकी एज 65 तक हो रही थी वो फैमिलीज में गए और वहां पर उन्होंने सर्वे किया और ये सर्वे क्या इंडिकेट कर रहा है वो आगे मैं बताऊंगा। जिसकी एज 65 हो गई है वो आदमी कितना साल उसने कमाया, कम से कम 30, 40, 45 साल उसने कमाया है, राइट। 40-45 साल के कमाने के बावजूद भी ये आदमी की क्या सिचुएशन है एट द एज ऑफ 65, उसका सर्वे ये कहता है कि आउट ऑफ 100 54 आर डिपेंडेंट। एट द एज ऑफ 65 आउट ऑफ 100 54 आर डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? दूसरों के ऊपर जीना। दोस्तों ये जब डिपेंडेंट की बात आती है, एक ही चीज है, मैंने काफी जगह पे मैंने खुद ने सर्वे किया हुआ है, आदमी 50 से 60 में जितना बूढ़ा नहीं होता है उससे 2 गुना बूढ़ा वो 60 से 70 में होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 60वें साल में आदमी रिटायर्ड हो जाता है और जैसे ही आदमी रिटायर्ड हो जाता है उसके हाथ में पैसे आने कम हो जाते हैं और पैसे आने जब बंद हो जाते हैं दोस्तों, आज वो दिन याद करो, आज हमारे पास 4 दिन छुट्टी के मिलते हैं और वो 4 दिन अगर हमको एंजॉय करने हैं तो हमारे पॉकेट भरा हुआ चाहिए। यस और नो? कम से कम 4 दिन अगर छुट्टी एंजॉय करनी है, एक मिडिल क्लास फैमिली की मैं बात करता हूँ, 1,500-2 हजार तो कम से कम चाहिए। किसी दिन कोई वीक में चलो थिएटर में लेके गए, कोई वीक में होटल में लेके गए, कोई वीक में चौपाटी पे लेके गए, लेकिन कहीं पर भी बाहर निकलोगे 500 रुपए लगेंगे कि नहीं लगेंगे? यस और नो? यानी कि 4 दिन की छुट्टी अगर हमको हमारे फैमिली को देनी है तो हमारे जेब में 1,500-2 हजार रुपए चाहिए। लेकिन आप सोचो जिस दिन हम रिटायर्ड हो जाएंगे, we will have 365 days of holidays. Do you want to enjoy that holidays? Do you want to enjoy that holidays? Yes or no? दोस्तों आज मैं कहता हूं मेरे लड़के के साथ खेलने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, लेकिन मेरे लड़के का लड़का जब होगा ना उसके साथ खेलने के लिए मेरे पास वक्त होगा। यस और नो? लेकिन वो वक्त तब मैं दे सकूंगा जब मेरे जेब में पैसे होंगे। मेरे जेब में पैसे नहीं होंगे तो मैं लड़का भी आजकल के पोते मालूम है कितने होशियार हो गए। मेरा लड़का जब मेरे पिताजी आते हैं ना घर पे तो सबसे पहले बोलते दादा चॉकलेट लाओ, दादा बोलते पहले पप्पी, बोलता है नहीं चॉकलेट लाओ, पहले चॉकलेट फिर पप्पी, बाद में वो खुद जेब में ना ऐसे ऐसे पकड़ लेता है। उसको आवाज आता है ना वो प्लास्टिक रेपर का, समझता है हाँ दादा के पास चॉकलेट है, फिर पप्पी करने देता है और खुद देता है। आजकल के बच्चे, अभी के बच्चे ऐसे कर रहे हैं, तो सोचो 20 साल बाद के बच्चे कैसे करेंगे? खड़ा ही नहीं करेंगे, लुक्खा दादा नको। यस और नो? और जिस दिन आपके जेब में पैसे होंगे, मैंने एक जगह पे और बहुत अच्छा पढ़ा था कि व्हेन यू विल हैव अ सिल्वर इन योर हेड, जब आपके सर पे जब चांदी होती है ना दोस्तों, तभी हमारे जेब में सोना होना जरूरी है, दैट इज गोल्ड होना जरूरी है। अगर हमारे जेब में गोल्ड नहीं होगा ना उस दिन लोग ये चांदी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे दोस्तों। अगर ये चांदी की रिस्पेक्ट करनी है तो रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी है और रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे तो हम दूसरों को भी कुछ दे सकते हैं और दूसरे हमको रिस्पेक्ट कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं ना रोज अपने गली के नाके पे, आपने देखा होगा कोई 65-70 ईयर्स के कोई ओल्ड एज आदमी कोई बिस्किट की दुकान पे खड़े हैं, एक बिस्किट का पूड़ा लेते हैं और कुत्तों को बिस्किट खिलाते हैं। देखा है कि नहीं देखा हमने? राइट। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों रिटायरमेंट प्लानिंग करो तो कुत्तों को बिस्किट खिला सकते हो और रिटायरमेंट प्लानिंग अगर नहीं किया तो कुत्तों के बिस्किट खाने के दिन आ सकते हैं। हमको डिसाइड करना है रिटायरमेंट प्लानिंग करना है या नहीं करना है। दोस्तों एक ऐसी बात है, एक ऐसा कड़वा सत्य है, आप जो लोग इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते होंगे उसमें मालूम है कई बार सेविंग के ऊपर आर्टिकल आता है। कुछ लास्ट मंथ की मैं बात कर रहा हूं, एक बहुत बढ़िया इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल आया था कि दिन ब दिन लोगों का सेविंग कम होते जा रहा है, दिन ब दिन लोगों के पैसे घिसते जा रहे हैं और आगे के फ्यूचर में ये 54 का आज का रेशियो मैं बता रहा हूं, लेकिन जब 20वें साल में ये रेशियो लिया जाएगा ना दोस्तों, मैं आपको चैलेंज देता हूं नॉट लेस देन 85 to 90%, 85 से 90% लोग डिपेंडेंट रहेंगे दूसरों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर रहेंगे। दोस्तों आप सोचो 20 साल के बाद आप बूढ़े हो गए, 20 साल 25 साल, आपको इच्छा हो रही है कि मेरा पोता मुझे प्यार करना चाहिए, पोते को चॉकलेट चाहिए, वो टाइम पे क्या लड़के के पास जाके मांगोगे बेटा एक काम कर 100 रुपए दे जरा डेयरी मिल्क लेना है, और 10 रुपए की आज मिलती है, 20 साल के बाद 100 रुपए की मिलेगी। नहीं तो आप बोलोगे 100 रुपए क्यों, 10 चॉकलेट क्यों लेनी है? 10 नहीं, एक ही चॉकलेट के लिए 100 रुपए लगेंगे। और वो जब 100 रुपए आप मांगोगे तब लड़का क्या बोलेगा? लड़का क्या बोलेगा आप सोचो, बोलेगा डैडी बाद में सोफिस्टिकेटेड जमाना हो जाएगा,
तो सोफिस्टिकेटेड जमाना सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोलेगा। ये लैंग्वेज क्या बोलेगी? बोलेगे डैडी छोड़ो ये चॉकलेट वॉकलेट, बच्चों के पेट खराब हो जाते, उनके दांत खराब हो जाते। लेकिन अगर खुद ने रिटायरमेंट प्लानिंग किया है और खुद के पैसे से अगर ये दादा चॉकलेट लाया है और बच्चा अगर पेट भर के बैठा है, खाना नहीं मांग रहा है, चॉकलेट नहीं मांग रहा है, फिर भी बाप उधर खड़ा होगा ना तो क्या बोलेगा मालूम है? बेटा ले 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 ले, दादा देता है, लेने का। दादा नाराज हो जाएंगे। ये जब खुद के जेब से देना पड़ेगा ना तब उसका पेट खराब होगा, उसका दांत खराब होगा। लेकिन दादा अपने जेब से जब लेके आएगा ना उस दिन अच्छा लगेगा उसको। अगर वो लाइफ जीनी है, अच्छी लाइफ जीनी है, अच्छी जिंदगी जीनी है, आज से अभी से आपका रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू होना चाहिए कि मुझे मेरे रिटायरमेंट में क्या करना है। सो आउट ऑफ 154 आर डिपेंडेंट। ये जब डिपेंडेंट की बात आती है दोस्तों, ये जब मैं लाइफ की बात करता हूं, एक स्टोरी मुझे याद आ रही है, काफी बढ़िया स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक गांव था, वहां पर राजा नियुक्त किया जाता था। अब राजा कैसे नियुक्त होता था? गांव की सभा भरी जाती थी, कुछ एक कमेटी थी, जिसके ऊपर उंगली उठाई वो राजा, जिसके भी ऊपर, कोई सिलेक्शन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या था? राजा तो बन सकता था लेकिन 5 ही साल उसको राजा बनाने का, और 5 साल के बाद वो आदमी को उठा के जंगल में फेंक देने का। और जंगल मतलब ऐसे हिंसक जंगल में फेंकने का कि वो 2 दिन से ज्यादा जिंदा ही नहीं रह सके। इतने भयानक, गांव के पास में ही नदी के उस पार एक ऐसा भयानक जंगल था, उधर उसको फेंक देने का। 5 साल तक वो राजा, 5 साल तक उसको जो चाहिए वो उसको मिलेगा, उसने जो मांगा वो हाजिर। लेकिन 5 साल का राजा। ऐसे कई राजा आए, कई राजा गए, उनको उठा उठा के फेंक दिए गए। एक दिन एक राजा के 5 साल पूरे हुए और पूरा सैन्य लेने को आया। अब होता क्या था? सैन्य लेने को आना पड़ता था, क्योंकि किसको जंगल में जाने को किसको मजा आता है, और उसको मालूम है तो 2 दिन में खत्म हो जाएंगे, कोई ना कोई शेर या भेड़िया खा जाएगा। अब जैसे इसको लेने के आए, पूरा सैन्य आया था, रस्सी लेके आया था, क्योंकि जितने भी राजा गए ना 5-5 साल उनकी टर्म पूरी करके, वो सभी राजा लोगों को पकड़ पकड़ के घिसट के लेके जाना पड़ता था। अब जैसे ही ये सैन्य आया, राजा उधर से खड़ा रहा, बोलता है रुको, पकड़ने के लिए क्यों आए हो? मैं खुद जाने के लिए रेडी हूं। सब चौंक गए, बोलते कमाल है, ये राजा क्या हो गया? ये राजा का दिमाग खलास हो गया लगता है। उसको समझाया गया, तुझे किधर फेंक रहे मालूम है? तुझे जंगल में फेंक रहे, तुझे मालूम है वहां तेरी क्या हाल होगी? बोलता है जो भी होगी मैं जाने के लिए तैयार हूं ना, आप लेके जाओ, पकड़ने की क्यों जरूरत है, रस्सी बांधने की क्यों जरूरत है, घसीटने की क्यों जरूरत है, मैं तैयार हूं आने के लिए। सब लोग हैरत में हो गए, कमाल है, ये राजा ऐसा क्यों बोल रहा है? पूरे गांव में बीच बाजार से उसको लेके जा रहे थे। सभी लोग सोच रहे थे कि ये पहला राजा ऐसा है जिसको घसीट के नहीं लेके जाना पड़ता है, जो गुनगुनाते जाता है, अपना मस्ती में जाता है, सिटिया बजाते बजाते जाता है। अब धीरे धीरे नदी का किनारा आया। नाविक को नॉर्मली तो उसको रस्सी से बांध के उसको वो बक्से की तरह उसको डाला जाता था, लेकिन ये राजा खुद आके बैठ गया। नाविक भी सोचने में लग गया, कमाल है यार, ये हुआ क्या, ये राजा को क्या हो गया? अब धीरे 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 नैया आगे बढ़ रही थी, जंगल की ओर जा रही थी, और ये गुनगुना रहा था। नाविक ने कहा, राजा आप इतने मूर्ख तो नहीं लग रहे हो, कुछ तो बात है आपके हंसी में और आपके गाने गाने में। आप बताइए, आप हंस क्यों रहे जबकि आपको मालूम है वहां पर उस पर जंगल है? तो राजा कहता है, तू एक अच्छा आदमी निकला कि जिसने पूछा। बोलता है, देख मैं क्यों हंस रहा हूं, मैं क्यों गुनगुना रहा हूं, मालूम है तुझे? बोलता है, क्यों, बताइए। बोलता है, जिस दिन मैं राजा बना ना, उसी दिन मुझे मालूम था कि सिर्फ 5 साल मेरी जिंदगी के, और ये 5 साल में जो करना है वो कर ले। और जिस दिन मैं राजा बना उसी दिन से 5वें साल के बाद मुझे क्या होने वाला है वो मुझे पता था, और वो 5वें साल के बाद की तैयारी मैंने पहले दिन से शुरू कर दी। मैंने क्या किया, पहले साल में ये गांव के जितने भी सैनिक थे, ये सभी सैनिक को गांव के उस पार के जंगल में भेज दिया। अब जो राजा का है वो करने का ना 5 साल, तो सारा सैन्य उधर चला गया, पूरे जंगल को साफ करके आओ। सारा सैन्य वो जंगल साफ करके आया। दूसरे साल में मैंने अपने यहाँ के अच्छे अच्छे बिल्डर को वहां पर भेजा, सबको कहा उधर जमीन लेवल में करो, फर्स्ट क्लास राजमहल बनाओ और एक अच्छे नगर का विकास करो। दूसरे साल अच्छे अच्छे बिल्डर वहां चले गए। तीसरे साल सब बिल्डिंग रेडी थे, मेरा राजमहल रेडी था। और तीसरे साल मैंने यहां से कुछ चुने हुए अपने अच्छे अच्छे गांव के व्यापारी को मैंने वहां पर भेजा, और मैंने कहा जाओ वहां पर जाके नए नगर का विकास करो और नए नगर में अपनी इंडस्ट्री चालू करो। आता है ना टैक्स फ्री जोन, ऐसा टैक्स फ्री जोन उधर शुरू किया। चौथे और 5वें साल में
राजा कहता है नगर डेवलप हो गया, आज सारा नगर खुशियां मना रहा है, सारा नगर धाम धूम की खुशियां इसलिए मना रहा है क्योंकि उनका राजा आ रहा है। और दोस्त, मैं यहां पर तो 5 साल का राजा था, उधर मैं जिंदगी भर का राजा हूं, लाइफ टाइम का मैं वहां पर राजा हूं। दोस्तों, ये स्टोरी मुझे ज्यादा अच्छी क्यों लगी मालूम है? क्योंकि हमारे लाइफ के साथ रिलेटेड है। हमारी लाइफ में 60 साल तक हम राजा की तरह रहते कि नहीं रहते? जब चाह दिल का होटल में चले गए, जब दिल में चाह रिक्शा को खड़ा किया, रिक्शा में बैठ गए, जब दिल में चाह वहां घूमने चले गए। दोस्तों, 60 साल तक हम राजा बन के रहते हैं, लेकिन ये आदमी जब 60 साल पूरा करता है, सारी दुनिया उसको उठा के एक ऐसे जंगल में डाल देती है, जो जंगल में घना जंगल है, जो हिंसक प्राणियों से भरा हुआ जंगल है, और सभी लोग उसको नोच लेते हैं। आप यहां पर आए हो, आपने इतनी एफर्ट ली है यहां तक आने की। मैं चाहता हूं आप सिर्फ 60 साल के राजा न बन के आप लाइफ टाइम के राजा बने। और जिंदगी भर के अगर राजा बनना है दोस्तों, एक ही काम करना है, अपना रिटायरमेंट प्लानिंग। और अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करना? मैं कहता हूं पॉलिसी मरने के लिए नहीं है। अगर मरने के लिए होती तो इसका नाम डेथ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता। दोस्तों, ये कंपनी का नाम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये जिंदगी देने के लिए और आपको आपका रिटायरमेंट लाइफ बनाने के लिए कंपनी। सो आपको जितना भी सेविंग करना है आप लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू कर सकते हैं। जिनको भी रिटायरमेंट प्लानिंग में इंटरेस्ट है, ये जो भी लोगों ने आपको यहाँ पर इन्वाइट किया है, दे आर द एक्सपर्ट्स। उनको मैंने कुछ रिटायरमेंट के ऐसे ऐसे प्लानिंग सिखाए जो आपको मार्केट के कोई दूसरे एजेंट नहीं दे सकते। ये एजेंट दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस फील्ड का और रिटायरमेंट प्लानिंग का जस्ट समझ लो MBA जैसा कोर्स आता है, पूरा 3 महीने का ट्रेनिंग चलता है, और ये ट्रेनिंग इन लोगों ने हासिल की है। इनको मिलिए, ये आपको लाइफ टाइम का राजा बनाएंगे, 60 साल का राजा सिर्फ बनने का नहीं। सो 54 आर डिपेंडेंट। सो आउट ऑफ 100, 54 आर डिपेंडेंट, और 36 हैव डाइड एट द एज ऑफ 65। और ये कड़वा सत्य है कि 36 में से 18 लोग उनको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से मरे। दोस्तों, मेरे ही एक अभी रिसेंटली कुछ 2-3 महीने पहले का हमारे समाज का एक इंसिडेंस बताता हूं। NRC में हमारे एक रिलेटिव्स है, वो सर्विस करते थे, वो रिटायर्ड हो गए। उन्होंने उनके लड़के को NRC में रखा। NRC यहाँ पर आंबीवली में। सो आंबीवली में NRC बहुत बड़ा कंपनी, नेशनल रेयन कॉर्पोरेशन करके, उन्होंने पूरी जिंदगी वहां पर गंवाई। लड़के को रिटायर्ड होने के बाद लड़के को भी उधर NRC में लगाया। अब उनकी एज थी कुछ 64-65। उनको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, हरकिशन हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया। और जब एडमिट किया गया तभी डॉक्टरों ने बताया कि कम से कम 2.25 लाख रुपए खर्चा लगेगा अगर ऑपरेशन करना है तो। कुछ चॉकअप था, बाईपास करना था, 2-3 ट्रीटमेंट करनी थी। फैमिली के मेंबर्स ने डिस्कशन किया। अब लड़का 7,000 का पगार लाता था, आगे की कुछ बचत नहीं थी। सारे फैमिली ने डिस्कस करके ये नतीजे पे आए, ऑपरेशन नहीं कर सकते, जो सिचुएशन में है वो सिचुएशन में रखो। और विथिन 10 डेज उनकी डेथ हो गई। मैं कहता हूं अगर 2.25 लाख रुपए होते। और दोस्तों, किसको मरना अच्छा लगता है? आप बताओ, किसको मरना अच्छा लगता है? भले ही 65 की एज होगी, लेकिन आज अगर वो अंकल ने अपना कुछ प्लानिंग किया होता, 10, 15, 20 लाख रुपए बचाए होते, तो फैमिली को डिस्कशन करने की जरूरत पड़ती क्या? मैं ये नहीं कहता हूं कि वो फैमिली ने गलत डिसीजन लिया, उनका भी डिसीजन गलत नहीं था। क्योंकि आज 7,000 पगार कमाने वाला लड़का आज 2 लाख रुपए ब्याज पे लाके 65 साल के बच्चे के लिए वापरता। आज वो फादर भी ना बोल रहे थे, बोले नहीं बेटा, जो है जाने दो, जितना जिया अच्छा जिया, बहुत हो गया। सो आउट ऑफ 36, 18 लोग ऐसे हैं जिनको मरना पड़ता है मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से। और दोस्तों, उस दिन आपको लगेगा जब आप 65 साल के होंगे, आप हर किस्म के बेड पे पड़े होंगे और आपके फैमिली वाले डिसाइड करेंगे कि ये बुड्ढे को मरने दो। उस दिन आपको लगेगा अरे यार, सो एंड सो एजेंट मेरे पास आया था और मैंने सुन के उससे पॉलिसी लिया होता, आज 20-50 लाख रुपए मेरे पास होते तो मैं वट के साथ कह सकता था कितना खर्चा लगता है, मेरे पास पैसा है। 36 हैव डाइड, 5 आर स्टिल वर्किंग एट द एज ऑफ 65। आज भी मैं जब ट्रेन में मुसाफरी कभी कभार कर लेता हूं, मैं देखता हूं 65 साल के लोग ये चौथी सीट पे बैठने के लिए ऐसे बेताब नजर से देखते रहते हैं। देखे कि नहीं देखे आप? एट द एज ऑफ 65 भी उनको काम करना पड़ रहा है। इसका मतलब जिंदगी के 40-45 साल काम करके इन्होंने बचाया कुछ नहीं, और उसकी वजह से आज भी उनको ट्रेन के धक्के खाने पड़ते हैं। सो 5 आर स्टिल वर्किंग एट द एज ऑफ 65, 4 आर इंडिपेंडेंट। खाली 100 में से 4 जन ऐसे हैं
जिनको कोई ना कोई वे से पेंशन आ रहा है, जिनको कोई ना कोई वे से कोई इनकम आ रही है, रेसिडुअल इनकम हो सकती है, रेंटल इनकम हो सकती है, पेंशन इनकम हो सकती है, लेकिन 100 में से सिर्फ 4 जन के पास ये इनकम आ रही है और वो 4 जन इंडिपेंडेंट है। इसमें भी कोई लग्जरी लाइफ की बात नहीं, इसमें भी खाना पीना रहना, उससे अधिक कुछ नहीं। सो ओनली 4 आर इंडिपेंडेंट एंड 1 इज वेल्दी। बोलते हैं 100 में से एक आदमी ऐसा है जो अपनी मन की मर्जी की काम कर सकता है। उसको दिल में आया कुत्तों को बिस्किट खिलाना है, जाके बिस्किट खिलाया। उसको दिल में आया कबूतरों को दाना डालना है, उसने दाना डाल दिया। उसके दिल में आया चलो आज कोई चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन देना है, उसने दे दिया। उसको दिल में आया घर पे एक लौती लड़की है, आज घर पे आई है, बहुत सालों के बाद आई है, चलो एक गोल्ड चेन दे दूं, उसने गोल्ड चेन दे दिया। ये सब कब हम कर पाएंगे? और ये व्यवहार की जब बात आती है दोस्तों, व्यवहार हम मरेंगे तब तक रहेंगे। लड़की हमारे घर पे आएगी, हमारे आंगन में आएगी, तब तक लड़की को कुछ ना कुछ हमको देते रहना पड़ेगा। लेकिन वो जब होगा तो दे पाओगे, नहीं होगा तो लड़के को बोलना पड़ेगा। और हो सकता है लड़का दे, नहीं भी दे। सो 1 इज ओनली वेल्दी। ऐसा क्यों हुआ है कि 100 में से 54 लोग एंड 36 एंड 5 आर स्टिल वर्किंग। इसका मतलब 100 में से 96 ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ 5 आदमी इंडिपेंडेंट है, 4 या 5 आदमी इंडिपेंडेंट है। तो ऐसा क्यों होता है? हम सबकी दोस्तों एक हैबिट है, ये समझ लो हमारा इनकम पोर्शन है हर महीने का। एवरी मंथ हम समझ लो इतना स्लॉट इनकम का कमाते हैं। लेकिन ये सारे फैमिली की एक ही कठिनाई है, हम सब पहले खर्चा कर डालते हैं। वी स्पेंड फर्स्ट एंड वी सेव वट एवर लेफ्ट। कोई महीने में इतना बच गया, कोई महीने में इतना बच गया, कोई महीने में इतना बच गया, बट वी सेव वट एवर लेफ्ट। यस और नो? कभी हमने पहला सेविंग बजट बनाया कि चलो 10,000 पगार है, 2,000 रुपए पहले बचा के साइड पे रख दो, फिर 8,000 में घर चलाओ? ऐसा कोई नहीं करता है, मेजोरिटी लोग नहीं करते। लेकिन दिस इज अनऑर्गेनाइज पीपल। ये अनऑर्गेनाइज पीपल की ये सिस्टम है, जो भी आया पहले खर्च कर डालो और फिर बचाओ। लेकिन जो ऑर्गेनाइज लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, इतना इनकम पोर्शन आता है, पहले सेव करते हैं, भले ही उतना ही लिटल है, नो प्रॉब्लम, भले कम पोर्शन है, लेकिन पहले सेविंग बजट होना चाहिए और फिर स्पेंडिंग बजट होना चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूं, ये वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल कहता है। वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल के लोग भी यही कहते हैं, भले सबसे पहले हमारे सेविंग बजट पहला होना चाहिए। भले ही 10,000 कमा रहे हो, 10,000 में से भले ही 1,000 रुपए बचाओ, लेकिन घर में समझ लो 9,000 ही पगार आ रहा है, उस तरह से चलाओ। दोस्तों हम खाना खाने बैठते हैं और जब थाली खत्म हो जाती है तब कुछ बचता है कि नहीं बचता है? कुछ अनाज के दाने, यस और नो, राइट? और ये जो बचा कुचा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मराठी में हम लोग क्या बोलते हैं? खरखटा बोलते हैं, यस और नो? या तो फिर गुजराती में उसको एठवाड़ बोलते हैं। सो खरखटा। दोस्तों हम क्या बचाते हैं मालूम है? हम अपनी लाइफ में बच्चा कुचा बचाते हैं, उसको खरखटा हम कहते हैं। और अगर हम खरखटा बचाएंगे तो हमारी जिंदगी, आने वाली जिंदगी कैसी होगी? आने वाली जिंदगी भी खरखटे जैसी ही होगी, यस और नो? और आपको मालूम है पहले के जमाने में लोग खाना खाने से पहले कुछ एक रोटी या तो कुछ चावल साइड पे रखते थे और गाय को और कुत्ते को खिलाते थे, यस और नो, राइट? लेकिन वो जो पहले निकाला जाता है ना, उसको दान कहते हैं। और जो बाद में निकाला जाता है, जो बच्चा कुचा है, वो कुत्ते को डाला जाता है, उसको खरखटा कहते हैं। कुछ सेंस है कि नहीं? दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं? यस और नो? सो दोस्तों जिंदगी खरखटे जैसी बनानी है, ये मॉड्यूल ऑपरेट करते हैं, वही मॉड्यूल रखना। लेकिन जिंदगी रियल में सही बनानी है दोस्तों, मैं कहता हूं आपको लाइफ टाइम के लिए एक ऐसा लेसन होगा आपके लिए कि जो अगर आपको समझ में आ गया ना, आपकी जिंदगी बन जाएगी। और वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल में मैंने एक सीखा है, यूएसए में उन लोग एक बात और करते हैं कि कोई भी आदमी को अगर आपको फाइनेंशियली साउंड रहना है तो आपको साल में कम से कम महीने के 2 पगार बचाने होंगे। एटलीस्ट यू हैव टू सेव। और वो भी आज मैं 5,000 कमाता हूं महीने का, आई हैव टू सेव 10,000 रुपीज पर ईयर। अगर पगार मेरा बढ़ के 7,000 हो गया तो आई हैव टू सेव 14,000, राइट? 14,400। सो एक ही बात है, अगर आपको लाइफ में, जिंदगी में फाइनेंशियली साउंड रहना है, एक बात नक्की करके रखना, आपके महीने का 2 पगार यानी कि साल के 2 महीने का पगार कम से कम सेविंग में होना चाहिए। और अगर वो आपने ठान लिया, आपकी जिंदगी में चैलेंज देके बोलता हूं, आप अच्छी रिटायरमेंट लाइफ जी सकते हो। आपकी जेब जब चाहे तब भरी हुई हो सकती है। इट इज अ पैराडॉक्स, आफ्टर वर्किंग स्पैन ऑफ ओवर 40 years, they earn lots of money and spend, but finally are left it with very little. आखिर में कुछ बचा है,
40 साल 45 साल काम करके भी आखिर में कुछ बचा है। मेजोरिटी ऑफ देम आर डिपेंडिंग और आर कंपेल्ड टू वर्क फॉर लाइवलीहुड। ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको जिंदगी जीने के लिए 60 साल के बाद उनको किसी न किसी सहारे की जरूरत है, या तो उनको किसी न किसी काम करने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों एक बहुत पंचिंग लाइन है, दिस पीपल डिड नॉट प्लान टू फेल। ये लोग प्लान बनाने में फेल नहीं हुए, दे फेल टू प्लान। उन्होंने प्लान नहीं बनाया, वो उन्होंने गलती की। दिस पीपल डिड नॉट प्लान टू फेल, दे फेल टू प्लान। वाई दे फेल टू प्लान? तो लोग फेल क्यों हुए, इसके हमने कुछ रीजन ढूंढे कि लोग क्यों इसको टालते जाते हैं। तो सबसे पहले डोंट नो हाउ टू प्लान एंड नॉट रियलाइज इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग। इनको मालूम नहीं है सेविंग का पर्पस क्या है, सेविंग से क्या हो सकता है। सो दे डोंट नो कैसे बचाना। सी आज मैंने कुछ बचाया, कितने लोगों को दिल से लगा, जस्ट अभी तो 15-20 मिनट मैंने बताया, कितने लोगों को दिल से लगा कि लाइफ में कुछ तो भी अपने रिटायरमेंट के लिए करना चाहिए। रेज योर हैंड। वाओ, ग्रेट, राइट। व्हाट इट प्रूव? दैट डोंट नो हाउ टू प्लान एंड नॉट रियलाइज इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग। सो कोई जब तक आपको रियलाइज नहीं कराता है तब तक हमको मालूम नहीं पड़ता है। सेकंड रीजन है कि लेक ऑफ स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मुझे रिटायरमेंट के बाद क्या करना है, कहां पहुंचना है, कौन से लेवल तक जाना है। हर महीने में चलो आज अगर मेरे घर का खर्चा 10,000 का है तो आज से 20 साल के बाद मेरे रिटायरमेंट के लिए मुझे कितने पैसे लगेंगे, ये जब तक हम बैठ के एनालाइज नहीं करेंगे तब तक मालूम नहीं पड़ेगा। दैट इज लेक ऑफ स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। दोस्तों आज मैं जब सेविंग की और उसकी मैं बात कर रहा हूं, मैक्सिमम सेविंग क्यों करना चाहिए, मैं आपको एक सिंपल रीजन से बता सकता हूं। क्योंकि हमने प्लानिंग किया है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपने प्लानिंग नहीं किया है, हो सकता है आपने कोई ना कोई वे से प्लानिंग किया होगा, लेकिन क्या वो प्लानिंग सफिशिएंट है क्या? आज सोचो, कोई मुझे बता सकता है, यहां पर बहुत लोग बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मेरे से काफी सीनियर है, आप लोग बता सकते हैं कि 20 साल पहले बस की टिकट का क्या रेट था, बीएसटी का बस का टिकट का 20 साल पहले क्या रेट था? डू यू नो? मेरे हिसाब से मैंने 20 साल के पहले 5 पैसा मिनिमम एक स्टेशन का, क्योंकि मैं स्कूल में जाया करता था, लेकिन हाफ टिकट 5 पैसे का लगता था, तो 10 पैसा मिनिमम 10 पैसा था। यस और नो? आज मिनिमम कितना है? टुडे मिनिमम 3 रुपीज। कोई अगर 20 साल 25 साल पहले अगर मुझे आके कहता कि 2 से 10 पैसे की टिकट का 3 रुपया होने वाला है, मैं उसको हंसता कि नहीं हंसता? यस और नो? और यही 3 रुपए का अगर 10 पैसे का 3 रुपया हो सकता है, कैन यू काउंट? 3 रुपए का 20 साल के 25 साल के बाद कितने होंगे? कितने होंगे? एटलीस्ट 90 to 100 रुपीज। एक मिनिमम बस भी मुझे पकड़नी है, ये स्टॉप पे चढ़ के अगले स्टॉप पे उतरना है, तो भी मुझे 100 रुपए लगेंगे। दोस्तों आज तो अगर 3 रुपया बचाना है तो मैं चल के पैदल चल के चला जाऊंगा, लेकिन जब मैं 60 साल का होऊंगा 70 साल का होऊंगा और तभी मुझे 3 रुपए यानी कि 100 रुपए बचाने हैं, बहुत मुश्किल पड़ेगी। यस और नो? क्योंकि घुटने भी घिस गए होंगे और फिर ऐसे ऐसे पैदल जाना पड़ेगा, 100 रुपए बचाने हैं। यस और नो? ऐसे लोग मैंने देखे रास्ते के ऊपर चलते हुए, दया आती है, ऐसा लगता है कोई मेरे यहां से कोई एजेंट 25 साल पहले क्यों नहीं गया इसके पास, अगर 25 साल पहले गया होता ना तो आज रिक्शा पकड़ के अच्छी तरह से जा सकता था। यस और नो? राइट? सो lack of specific goals and objective, then multitudes of investment choices, blind race for high returns। हमेशा हम हाई रिटर्न के पीछे भागते हैं, लेकिन कहा जाता है इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले क्या देखना चाहिए? द वेरी थंब रूल इज वेदर योर कैपिटल इज गारंटेड और नॉट। यस और नो? सबसे पहले तो अपने कैपिटल की सिक्योरिटी होनी चाहिए, नहीं तो बहुत शेरेकर आएंगे, बहुत संजीवनी आएंगे, बहुत संजीवनी आएंगे, झाड़ उग के बेच के करोड़ों रुपए देने के वादे करके उन्होंने अपने झाड़ बना लिए। यस और नो? आज कितने लोगों ने वो कल्पवृक्ष और क्या क्या आया था, आपको मालूम है? 65,000 करोड़ रुपीस ऐसी जगह पे डूबे हुए लोगों के। इन्वेस्टमेंट फोरम बोलता है, मुकेश जोशी का फिगर नहीं है, मेरे दोस्तों के 65,000 करोड़ कोई ना कोई उठा के लेके गया, कोई ना कोई शेरेकर चाव कर गया, कोई ना कोई BR भंसाली चाउन करके गया। यस और नो? दोस्तों एक ही बात है, अगर हम लुटाने के लिए बैठे हैं तो ही जहां पर कैपिटल सेफ नहीं है वहां पर इन्वेस्टमेंट करो। और आपको जो स्कीम्स यहां पर बताई जाती है दैट इज 101% गारंटेड। आपको यहां पर जो कुछ बताया जाएगा, कोई फालतू स्कीम की बात नहीं कर रहा हूं, आपका पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सेफ पड़ा रहेगा। जैसे आपके जेब में 100 रुपए की नोट है, बहुत लोग बोलते हैं मुकेश भाई ये पॉलिसी की गारंटी क्या? मैं उसको एक ही जवाब देता हूं,
जिस दिन 500 रुपए की नोट नहीं चलेगी उस दिन मेरी ये पॉलिसी नहीं चलेगी, क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट की गारंटी है। 500 रुपए की नोट में गवर्नमेंट की गारंटी है। जिस दिन गवर्नमेंट नहीं होगी, इंडियन गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में नहीं होगी, उस दिन मेरी पॉलिसी नहीं चलेगी। उस दिन मैं शायद सोच सकता हूं, लेकिन तब तक नहीं, क्योंकि आज मैं मेरी पार्टी के अगर 10 रुपए भी लेता हूं, मुझे मालूम है मेरे पार्टी की पसीने की कमाई है, और मुझे मालूम है उसके पसीने की कमाई सेफ जगह पे मुझे लगानी। सो ब्लाइंड रेस एंड मल्टीट्यूड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट चॉइसेस, ब्लाइंड रेस फॉर हाई रिटर्न। कहां पर 1 रुपए ज्यादा मिलता है लोग उसके पीछे जाते हैं, लेकिन बाद में ये ध्यान में नहीं रखते कि कैपिटल डूब जाता है। ऑलवेज पोस्टपोन प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों नहीं होता है? हमेशा हम प्लानिंग को पोस्टपोन करते हैं। वेटिंग फॉर फेवरेबल टाइम एंड मनी विच रेयरली हैपेंस। आज मैं 20 से 30 के ग्रुप में जाता हूं, बहुत लोगों को मिलता हूं दोस्तों, सभी के पास रीजन है। बोलते हैं यार अभी अभी शादी की है, या तो शादी करनी बाकी है, अभी अभी बच्चे आए हैं, अभी हमारे पास पैसे नहीं है। 30 से 40 के ग्रुप में जाके मिलता हूं, उनका भी सही है ना, वो भी गलत नहीं। 30 के 40 में जाते हैं, बोलते हैं अरे बच्चे बड़े हो गए, बच्चों के एजुकेशन चालू है, फैमिली लायबिलिटी है, पैसे नहीं है। 40 से 50 के ग्रुप में जाता हूं, अरे बच्चे बड़े हो गए, बच्चों के हायर एजुकेशन के खर्चे, बच्चों के मैरिज के खर्चे, पैसे नहीं है। 50 से 60 वाले के पास जाता हूं, बोलते हैं भैया अब लेने की बात छोड़, देने की कुछ बात कर। दोस्तों ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूं, और प्रॉब्लम्स तो लाइफ में रहने ही वाले हैं, जिंदगी में प्रॉब्लम कम नहीं होने वाले। एक मैंने स्टोरी सुनी थी, एक गांव में 100 कैमल थे एक सेठ के पास। उसने एक आदमी को रखा और आदमी को रख के बताया, देख तुझे क्या काम करने का, दिन भर इनको संभालने का, रात को ये जब 100 कैमल सो जाए तो तुझे सो जाने का। ठीक है। पहली रात गई, 100 के 100 कैमल सोए नहीं। दूसरी रात गई, 100 के 100 कैमल सोए नहीं। 2 नाइट से ये आदमी जाग रहा था। तीसरी नाइट थी, कैमल सो गए। लास्ट में एक कैमल खड़ा था, जैसे तैसे जगा करके वो कैमल के पास पहुंचा, उसको बैठने का इशारा किया, एक ही है तू बच्चा यार, बैठ जा यार, नहीं तो तीसरी रात होगी जो मैं सोऊंगा नहीं, बैठ तू। थोड़े पैर पे लात लगाए, लेकिन ये ऊंट है कि मानता नहीं। आखिर में उसका गला पकड़ा और गले से पकड़ के, रस्सी पकड़ के उसको जोर से खींचा। अब जैसे ही खींचा, उसके गले में गंट बंधा था। ठान 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 ठान, इधर से एक ऊंट उड़ गया, इधर से एक ऊंट उड़ गया, इधर से एक ऊंट उड़ गया, 10-15 ऊंट और उठ गए। अब ये दोस्त सोच रहा है करूं तो क्या करूं। एक जन ने उसको एडवाइस दिया, बोलता है ये सेठ के पास 10 साल से एक आदमी काम कर रहा था, उसको पूछ वो कैसे सुलाता था ऊंट। वो जाके पूछा, यार तू 100 ऊंट कैसे सुलाता था? बोलता है मैं सुलाता ही नहीं था, जैसे सेठ पलट के जाता था मैं सो जाता था। दोस्तों जिंदगी में प्रॉब्लम रहने ही वाले, और ये 100 ऊंट है ना, ये हमारे 100 प्रॉब्लम के बराबर है, और ये 100 के 100 प्रॉब्लम कभी नहीं सोएंगे। आप सोचोगे ये हो जाएगा फिर मैं लाइफ इंश्योरेंस लूंगा, ये हो जाएगा फिर मैं पॉलिसी लूंगा, ये हो जाएगा फिर मैं बचाऊंगा, लेकिन वैसे करते करते बालों में सफेदी आ जाएगी, लेकिन आप पैसे बचा नहीं पाओगे। ये पैसे अगर बचाने हैं, ये ऊंट से आप एक ऊंट को सुलाने की कोशिश करोगे, दूसरे 10 प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे। सो मेहरबानी करके प्रॉब्लम को सुलाने की कोशिश मत करो, प्रॉब्लम में से बाहर आने की कोशिश करो कि इसमें से मैं बाहर कैसे आ सकता हूं। राइट, दैट इज ऑलवेज पोस्टपोन प्लानिंग। हमेशा मैं तो बहुत लोगों को फोर्स भी करता हूं, बहुत लोगों को फोर्स करी है मैंने, तभी उनको लगता था कि अरे यार ये जबरदस्ती कर रहा है। मेरे कोई दोस्त भी आपको शायद जबरदस्ती करते होंगे, लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, आपको कोई अगर जबरदस्ती करता है वो उसके लिए जबरदस्ती नहीं करता है। मैं मेरे कोई पार्टी को फोर्स करता हूं, मुझे मालूम है दोस्त तू नहीं लेगा ना तो दूसरा लेने वाला बैठा है, लेकिन अगर मैं जबरदस्ती करता हूं तो मैं आपकी लाइफ बनाने के लिए जबरदस्ती करता हूं, मैं अपने लिए जबरदस्ती नहीं करता हूं। आज कई लोग ऐसे जो आज मुझे फोन करते हैं, जिनके 5 साल 7 साल 8 साल से जिनके मैंने पैसे बचाए, आज वो फोन करके बोलते हैं मुकेश यार आज 7 साल पहले अगर तू नहीं आया होता और पॉलिसी लेके नहीं गया होता तो आज इतने पैसे जमा नहीं होते। आपने भी देखा होगा, जिन्होंने, आप सभी के पास कोई ना कोई पॉलिसी होगा, आपने भी देखा होगा, वो एक कंपलसरी इन्वेस्टमेंट होता है। अदरवाइज आप सोचो हमारे रिटायरमेंट लाइफ के लिए इसके अलावा और कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं। दिस इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल, एंड ऑल ओवर वर्ल्ड 95% पॉलिसीज आर सोल्ड फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग, 95% पॉलिसीज आर नॉट सोल्ड फॉर लाइफ इंश्योरेंस। तो लोगों को मालूम है हम जीने तो वाले हैं, लेकिन बगैर प्लानिंग के अगर जी भी गए तो मर जाएंगे, जीते जी मर जाएंगे। अगर हम 85 ईयर्स, और टुडेज लॉन्जिविटी रेट इटसेल्फ इज 83%, यानी कि 83 एज तक अगर हम जिंदा रह गए, आप सोचो
कमाए बगैर के 23 साल आपको निकालने होंगे, और वो भी इन्फ्लेशन बढ़ के, महंगाई बढ़ के आपको 23 साल ऐसे निकालने पड़ेंगे जब आपके पास एक नया पैसा इनकम का सोर्स नहीं होगा। आपको सिर्फ हर साल पैसा देना ही, उसका प्लानिंग आज से शुरू करना पड़ेगा। आज ये मुकेश जोशी बहुत कमाता है, लेकिन ये मुकेश जोशी आज 100 रुपया कमाता है, 100 रुपया उसके ऊपर वापस डालता है। लेकिन ये मुकेश जोशी कभी ये नहीं सोचता है कि 60वें साल के मुकेश जोशी के लिए क्या रख रहा हूं। सो आई एम ऑलवेज पुटिंग 20 रुपीज फॉर माई 60 ईयर्स मुकेश जोशी। उसके प्रोविजन के लिए मुझे आज से रखने पड़ेंगे, और आज से अगर मैं नहीं रखूंगा तो 60 साल के बाद मेरी हालत खराब होने वाली। यस, और कई बार फोर्स करना पड़ता है। एंड लास्ट में नो वन परसुएड देम टू प्लान एंड एक्ट इमीडिएटली। किसी ने उनको समझाया नहीं, या तो परसुएड नहीं किया, या तो फोर्स नहीं किया कि उनको ये लेवल तक पहुंचाए। एक गांव में एक राजा ने डंडेरा पीटा। उसने ऐलान किया कि जो भी आदमी अपने गांव का नदी जो है, ये नदी अगर तैर के आएगा, वो लड़के के साथ मेरी लड़की की शादी कराऊंगा, मेरी राजकुमारी की शादी कराऊंगा। अब जो दिन नक्की हो गया, वो दिन को सभी लोग वहां पर जमा हो गए थे, ढोल बाजे पिट रहे थे। सब लोग सोच रहे थे कोई ना कोई तो उड़ी मारेगा, कोई ना कोई उड़ी मारेगा। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, तीसरे घंटे में एक जन ने उड़ी लगा दिया और वो तैर के उस पार चला गया। इसी वो नदी को तैरना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन वो नदी का जोन बहुत डेंजर था, उसका प्रवाह एकदम डेंजर था। वहां पर बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां आती थी, बड़े बड़े मगरमच्छ निकलते थे। अच्छे अच्छे खेरखा भी वहां से तैरने के लिए 10 बार सोचते थे। ऐसे माहौल में एक आदमी ने जब जंप लगाया, सभी लोगों ने जोर शोर से तालियां बजाई और वो तैर के उस पार पहुंच गया। राजा के सभी प्रधान लोग उसको रिसीव करने के लिए गए और हाथी के ऊपर बैठा के उसको लेके आए। अब यहां पर उसकी शादी हो रही थी और राजकुमारी बाजू में बैठी थी। अपने जैसा कोई दोस्त गया, बोलता है अरे तिच्या मायला हा बाळ्या, ह्याच्यात एवढी हिम्मत कशी आली? जाके उसके पास पहुंच गया, ये बाळ्या तेरे को इतना हिम्मत कैसे आ गया यार, तू तो एकदम डरपोक था, तेरे में हिम्मत कैसे आ गया? बाळ्या बोलता है तू इधर आ, सबसे पहले वो आदमी को ढूंढ जिसने मेरे को धक्का मारा। दोस्तों, कोई आपको धक्का नहीं मारेगा ना, तब तक राजकुमारी हासिल नहीं होती। अगर राजकुमारी हासिल करनी है, मैं तो कहता हूं चलो अपने में हिम्मत नहीं है ना, शुरू करने में अपने में हिम्मत नहीं, अपने एजेंट को ही बोलने का मार, धक्का मार, ऐसा धक्का मारना कि बराबर में रिटायरमेंट। देखो बच्चा भी खुश हो रहा है यहां पर, ताकि आप आज याद नहीं करोगे, आप 20 साल के बाद याद करोगे। आपको कुछ हो जाएगा उस दिन आप याद करोगे ऊपर बैठ के। अब जब ऊपर की भगवान की बात आई तो एक बात याद आ रही। हमारे एक सिंधी दोस्त है और सिंधी दोस्त एक्सपायर्ड हो गए और एक्सपायर्ड होकर स्वर्ग में चले गए। और स्वर्ग में जैसे ही चले गए ना, तो वहां पर तो लंबी कतार थी, स्वर्ग की नर्क की। ये साइड में स्वर्ग था, ये साइड में नर्क था। और चित्रगुप्त वहां पर कंप्यूटर लेके बैठे थे, सबका हिसाब चेक कर रहे थे, क्रेडिट डेबिट। बोलते हैं अरे बहुत पाप किया, चल 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 इधर जा, नर्क में जा, बहुत पुण्य किए, चल इधर जा। सिंधी भाई का बारी आया, सिंधी भाई वहां पर खड़े थे, उनका हिसाब देखा गया। अरे यार कमाल है यार, तूने तो बराबर का हिसाब रखा है, उधार भी सही, जमा भी सही, पाप भी सही, पुण्य भी सही, दोनों लेवल में। बोला चल तेरे पे, तू चॉइस कर तुझे किधर जाना है। सिंधी भाई बोलता है चित्रगुप्त साहब एक काम करो, मुझे है ना इधर स्वर्ग है इधर नर्क है, ये बीच वाली गली में एक दुकान डलवा दो, दोनों लोग आएंगे, स्वर्ग वाला भी आवे नर्क वाला भी आवे, अपनी दुकान चलनी चाहिए। सो नो वन परस्यूड देम टू एक्ट एंड प्लान इमीडिएटली। द लॉन्गर वी वेट, से जितना ज्यादा लंबा हम करेंगे, द लेबरियस, स्टीपर एंड हार्डर टू क्लाइंब। से आप सोचिए, जिस दिन से मैंने कमाना शुरू किया उस दिन से, यानी कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि 20 साल का कोई यंग लड़का है, 20 साल का एक यंग लड़का है, 20 ईयर्स का, और वो हर महीने में 1000 रुपया कमाता है, 1000 रुपया बचाता है, और ये समझ लो 20 साल तक बचाता है, 20 ईयर्स तक बचाता है। दूसरा एक 40 साल का आदमी है और ये आदमी भी 2000 रुपया बचाता है 1000 की जगह पे, और ये भी 20 साल तक बचाता है। आप मुझे बताओ, एट द एज ऑफ 60 ये दोनों में किसके पास ज्यादा पैसे होंगे?
20 साल वाले के पास, राइट। तो बचाना कब से शुरू करना चाहिए? जब से जागे तब से सवेरा। अब आप बोलोगे मेरे तो 40 ऑलरेडी चल रहे, नो प्रॉब्लम, लेकिन अभी से शुरू करोगे तो 60वें साल में कुछ भी आएगा, वरना कुछ नहीं आएगा। द लॉन्गर वी वेट द लेबरियस स्टीपर एंड हार्डर टू क्लाइंब एंड अकम्प्लिश। आप जितना ज्यादा लंबा जाओगे, आज नहीं कल करोगे, कल नहीं परसों करोगे, और ये कबीर का दुआ का तो हमने वाट लगा दिया, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है भैया, हमको जीना है बरसों। हाउ टू ऑब्टेन फाइनेंशियल सक्सेस? फर्स्ट, सेट फाइनेंशियल गोल। सेकंड, प्रायोरिटाइज दिस गोल। आप नक्की करो कि मेरे रिटायरमेंट में मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, 20 लाख चाहिए, इन्फ्लेशन पकड़ के सोचो। यहां पर कुछ हमारे पास ऐसे भी प्रोविजन है कि आपको हर साल 60वें साल के बाद हर महीने में अगर 25-25 हजार रुपए चाहिए, वी कैन हैव अ प्रोविजन ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग। आप आपके एक्सपर्ट जो जिन्होंने आपको बुलाया, आप उनको कंसल्ट करना, वो आपको समझाएंगे। प्रायोरिटाइज दिस गोल, ये गोल को प्रायोरिटी दो। इनिशिएट अ प्लान ऑफ एक्शन, इमीडिएट प्लान ऑफ एक्शन लो, एंड रिव्यू एंड अपडेट दिस प्लान रेगुलरली। ये प्लान रिव्यू करना पड़ेगा। आज किया बहुत है, नहीं चलेगा, क्योंकि आपने 10 साल पहले 25,000 की पॉलिसी ली थी और वो 20 साल के बाद आपको 60,000 हाथ में आएंगे। आज 60,000 में कुछ नहीं होता है। सो ये रिव्यू करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, रेगुलरली आपको रिव्यू एंड अपडेट करना पड़ेगा। सो प्लान, एक्ट राइट नाउ एंड अकम्प्लिश फाइनेंशियल फ्रीडम कंफर्टेबली। सो दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट रिटायरमेंट प्लानिंग। साथ साथ में मैंने 2 सब्जेक्ट यहां पर दिए हुए, मैं आपको कुछ लायबिलिटी मैनेजमेंट के ऊपर बताऊंगा। दोस्तों, ये जो लायबिलिटी मैनेजमेंट की मैं बात करता हूं, मैंने मेरे शुरू के सेशन में ही कहा है कि 10 फ्लैट में से 8 फ्लैट लोन के ऊपर बिकते हैं, 10 गाड़ियों में से 9 गाड़ियां लोन के ऊपर चलती है। यानी कि लायबिलिटी का मीनिंग ये है कि आज से आने वाले 10 से 20 सालों में जो मैं कमाने वाला हूं, उसको मैं आज वापर रहा हूं। यस और नो, राइट। मेरा एक दोस्त है, चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्त है, लाइफ इंश्योरेंस में नहीं मानता है, बोलता है मैं लाइफ इंश्योरेंस में नहीं मानता हूं। नो प्रॉब्लम। एक दिन उसने फ्लैट लिया, लोन लिया, मैं उसके पास पहुंच गया, उसने मुझे डिनर पे बुलाया था। जब गया तभी वो शुरू किया ना, पहले से उसने बोल दिया था इंश्योरेंस की बात नहीं करनी की। मैं कंटाल गया हूं तुम लोगों से सुन सुन के। कहा ठीक है, सभी की ये हालत है, लेकिन फिर भी उसके साथ कोई इंश्योरेंस की मैंने बात नहीं की। उसको सिर्फ मैंने एक ही बताया, मेरा दोस्त अब चार्टर्ड अकाउंटेंट था, तो इसको प्लस माइनस इक्वल में ज्यादा मजा आता है। मैंने उसको कहा मैंने फाइनेंशियल पोजीशन लोगों की देखी है, इतने सालों में इतने लोगों को मैं मिल चुका हूं कि मैंने लोगों की पोजीशन 3 इक्वेशन में डाली हुई है। पहली इक्वेशन है कि जो प्लस में है, बहुत पैसा कमाते हैं और बहुत पैसा रखते हैं, बचाते हैं, बहुत एस्टेट है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी इक्वेशन है इक्वल में, इसमें मेजोरिटी लोग आते हैं, ऑल मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल, कि जो बहुत कुछ पैसा कमाते हैं लेकिन प्रॉपर भी डालते हैं, दैट इज इक्वल। एंड थर्ड पोजीशन है माइनस की। मैंने कहा अशोक, और दिन ब दिन ये कैटेगरी में लोग बढ़ते जा रहे हैं, एंड दिस इज द वेरी डेंजरस सिचुएशन। अगर ये आदमी को कुछ होता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इक्वल के आदमी को कुछ होता है, अगर एक्सपायर्ड हो जाता है, तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। उसकी फैमिली की, उसकी समझ लो वाइफ काम पे जाएगी, या कुछ ना कुछ फर्क तो डेफिनेटली पड़ेगा। लेकिन ये आदमी का सोचो क्या होगा, लाखों रुपए का लायबिलिटी है और आज वो नहीं है, इसकी लायबिलिटी कौन रिकवर करेगा? सबसे ज्यादा डेंजर ये पोजीशन के लोग हैं, जिनकी भी माइनस लायबिलिटी चल रही है। आज लाखों की लोग लोन लेते हैं, करोड़ों की लोन लेते हैं बिजनेस के लिए। मैं नहीं कहता लोन नहीं लेनी चाहिए, लोन लेनी चाहिए, लेकिन साइमल्टेनियसली उसका प्लानिंग भी करना चाहिए। हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है मिस्टर विद्युत भाई शाह, वो हमेशा एक चीज बोलते हैं, फाइनेंस इज जस्ट लाइक अ फायर। ये कब फायर हो सकता है मालूम नहीं। सो वी हैव टू टेक केयर अबाउट फाइनेंस। और जब तक ये पैसा आता है दोस्तों, जब तक ये इनफ्लो चालू होता है ना, तब तक हमको सूझ नहीं होती है। हरिभाई कोठारी को मैंने सुना था, बोले जब आदमी के पास पांख होती है, पांख मतलब जब वो उड़ता है, अच्छे दिन होते हैं, अच्छा कमाता है, पांख होती है, तब उसके पास आंख नहीं होती है। आंख मतलब विजन, दूर की दृष्टि। आज से 20 साल के बाद, 30 साल के बाद मेरे रिटायरमेंट में क्या होगा? जिसके पास पांख होती है उसके पास आंख नहीं होती है। और दोस्तों, जिस दिन आंख आएगी
उस दिन पांख नहीं रहेगी। सो जब तक ये पांख है, आगे का सोच के आगे का प्लानिंग नक्की कर लो क्या करना है। एंड लायबिलिटी इज जस्ट लाइक अ फायर। किस दिन किसके साथ क्या हो जाएगा कुछ मालूम नहीं, लेकिन अगर प्रोविजन अच्छी तरह से किया है। नीतू मांडके, इंडियाज नंबर 1 हार्ट स्पेशलिस्ट, यह आदमी को मालूम भी नहीं था, जो लोगों के हार्ट ठीक करता था वो खुद अपने हार्ट अटैक में मर गया एट द एज ऑफ जस्ट 41 और 43 मेरे हिसाब से। और उनका प्रोजेक्ट चल रहा है लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में, जाके वो भूतिया बंगला हो गया। उन्होंने एक सपना किया था कि एशिया में नंबर 1 हॉस्पिटल हार्ट की ऐसी हॉस्पिटल वो एस्टैब्लिश करना चाहते थे कि जिसके हॉस्पिटल के टेरेस के ऊपर 5 हेलीपैड थे, और किसी को हार्ट अटैक आया उसको टेरेस पे लेके आओ, हम लोग उठा के हॉस्पिटल में लेके आएंगे। इतने हाई एम्बिशन उसके प्रोजेक्ट थे। आज वो प्रोजेक्ट पूरा खड्डे में गया, करोड़ों रुपए उसके ऊपर लगे थे। लेकिन आज वो आदमी नहीं है। जो भी यहां पर की पर्सन बैठे हैं, जो कंपनी के इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके लिए खास अलर्ट होने की जरूरत है। क्योंकि जो कुछ हम करते हैं, आज कोई भी इंडस्ट्री चलती है, कोई भी बिजनेस चलता है, तो एक ही आदमी के ऊपर चलता है, और जब वो नहीं रहता है पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। लेकिन कि कोई इंश्योरेंस एजेंट ने जाके नीतू मांडके को कम से कम लायबिलिटी के सामने उसको सिक्योर किया था, ताकि आज उसकी फैमिली को इतनी दिक्कत नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। अदरवाइज 4-5 करोड़ रुपए लोन पे लिए हुए थे, ये 5 करोड़ रुपए के सामने उन्होंने साइमल्टेनियसली इंश्योरेंस निकाला था। और विद इन 1 डे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हैज सेटल द क्लेम ऑफ नियर अबाउट 4 करोड़ रुपीस। एक ही दिन में LIC के और नीतू मांडके, डॉक्टर नीतू मांडके की वाइफ ने लेटर लिखा है LIC कॉर्पोरेशन को, इट इज ग्रेट थिंग दैट यू हैव सेटल्ड आवर बोथ क्लेम, 2 पॉलिसीज थे, विद इन 24 आवर्स। और इतनी अच्छी आजकल सर्विस है। जो लोग इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते होंगे, उसके अंदर आया था कुछ 17 दिसंबर डेट था उसके अंदर कि LIC इज नंबर 1 सर्विस ब्रांड इन ऑल ओवर इंडिया। सभी कंपनियों को, और इंश्योरेंस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑल कंपनीज, ऑल सर्विस बेस्ड कंपनी में पहला नंबर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का है। दोस्तों, LIC का डेथ सेटलमेंट रेशियो यानी कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो आप सुनोगे तो आप चौंक जाओगे, 97%। एंड ऑल ओवर वर्ल्ड की इंटरनेशनल कंपनियां है लाइफ इंश्योरेंस की, उनका जब रेशियो 50% से बढ़ता है ना, तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। और उनके 50 और 60% के बीच में, बिकॉज दिस इज कॉर्पोरेशन, दिस इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। कॉर्पोरेशन का मतलब ये होता है कि ये गवर्नमेंट चलाती है, और गवर्नमेंट इसके अंदर कोई प्रॉफिट नहीं कमाती। इसका जो भी मुनाफा है वो पॉलिसी होल्डरों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मैं कहता हूं आज अगर बेस्ट वे है फॉर सेविंग एंड फॉर मेकिंग योर रिटायरमेंट लाइफ इज द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। ओके, नाउ मैं लायबिलिटी की बात कर रहा था, और लायबिलिटी के साथ साथ कुछ बिजनेसमैन है और कुछ एस्टेट किस तरह से क्रिएट किया जाता है। या तो आप बिजनेसमैन नहीं हो लेकिन आपको इंटरेस्ट है कुछ एस्टेट बनाने में या कुछ प्रॉपर्टी क्रिएट करने में, तो उसके ऊपर मैं कुछ बताते जाऊंगा आपको। लेकिन साथ साथ में लाइफ इंश्योरेंस के साथ में आपको बताऊंगा दोस्तों। और जब लाइफ इंश्योरेंस की बात आती है, लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ मरने के लिए किया जाता है, ये लोगों के वहम है। और ये वहम कैसे दूर होते हैं मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा, और क्यों अगर नहीं मानते तो क्यों मानना चाहिए वो भी मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। मेरे एक इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त है, उनके सभी काम मेरे पास है इंश्योरेंस रिलेटेड। उनकी फैक्ट्री का इंश्योरेंस मेरे पास है, मशीनरी का मेरे पास है, गोडाउन का मेरे पास है इंश्योरेंस, उनके स्टॉक का इंश्योरेंस मेरे पास है। एक दिन ऐसे ही हम आपस में बैठे थे, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के लिए इतने बिलीव नहीं कर रहे थे। एक दिन हम लोग साथ में बैठे थे, मैंने उनको जस्ट सवाल पूछना शुरू किया। मैंने कहा, सर आपने बिल्डिंग का इंश्योरेंस लिया, आपने मशीनरी का इंश्योरेंस लिया, आपने ये सभी स्टॉक का इंश्योरेंस लिया है, आप आपके इंश्योरेंस के लिए कुछ छोटी मोटी पॉलिसियां थी, 1 लाख 2 लाख 5 लाख की, कुछ बड़ी पॉलिसी नहीं थी। मैंने कहा आप आपके इंश्योरेंस के लिए क्यों ना बोल रहे? नहीं, इतनी जरूर नहीं लगती है। मैंने कहा आप मुझे बताइए, ये सभी फैक्ट्री है, गोडाउन है, ये सबका आपने इंश्योरेंस क्यों लिया है? उन्होंने जवाब दिया, बोलता है इट हैज अ कॉस्ट यार।
आज बिल्डिंग की कॉस्ट है, आग लगेगी ना तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। मशीनरी की कॉस्ट है, आज गोडाउन की कॉस्ट है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, स्टॉक की कॉस्ट है, इट हैज अ कॉस्ट। मैंने कहा ठीक है साहब, आप मुझे बताइए आपने शर्ट का इंश्योरेंस लिया है क्या? यहां से किसी ने शर्ट का इंश्योरेंस लिया है? हेलो, नहीं लिया। अच्छा, आपने आपके स्पेक्स का इंश्योरेंस लिया है? नहीं लिया ना। अच्छा, ये टूटने के चांसेस है कि नहीं, ये फटने का चांसेस है कि नहीं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं लिया? बिकॉज इट हैज नो वैल्यू। सिर्फ उतनी वैल्यू नहीं है कि हम अफोर्ड न कर सके। यस और नो? तो मैंने उनको यही पूछा, मैंने कहा आपने आपके स्पेक्स का इंश्योरेंस नहीं लिया, आपने आपके शर्ट का नहीं लिया, आपके पैंट का नहीं लिया, आपके शूज का नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? तो बोलते इट हैज नो वैल्यू मुकेश यार, बी प्रैक्टिकल। मैंने कहा वही सर मैं कह रहा हूं, बी प्रैक्टिकल। बोले कैसे? मैंने कहा आप बोल रहे हो कि जिसकी वैल्यू है उसका इंश्योरेंस लेना चाहिए, जिसकी वैल्यू नहीं है उसका इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए, और आप आपके खुद का इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते हो, एंड इट प्रूव्स दैट यू हैव नो वैल्यू। हे यार, ऐसा कैसा बोल रहा है यार? अरे फैक्ट्री मैंने बनाया यार, है क्या ऊपर से थोड़ी टपका है, ये मशीनरी मैंने बनाया है, यस और नो? ये सब मैंने क्रिएट किया है। तो मैंने कहा फिर आपकी वैल्यू क्या है? हेलो, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस। मेरा एक दोस्त मुझे बोल रहा है, पॉलिसी समझाया, सब कुछ समझाया, बोलता है यार एक काम करता हूं, और रियल में हकीकत है, वो सब कुछ उसकी वाइफ को पूछ के ही करता है, क्योंकि उसको 5-6 साल से मैं पहचान रहा हूं। मैंने जब उसको बताया लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, बोलता है मैं वाइफ को पूछ के करूंगा। मैंने उसको जवाब दिया, दोस्त वाइफ को मत पूछना, क्योंकि वाइफ को पूछेगा ना तो वाइफ ना बोलेगी। वाइफ ना क्यों बोलेगी? बड़ा सीधी बात है ना। आज हम इंडियन कल्चर में बैठे, तू जाके वाइफ को बोलेगा डार्लिंग 10 लाख का पॉलिसी लिया, मैं मरूंगा ना तेरे को 10 लाख मिलेंगे। कौन सी वाइफ बोलेगी कि लो? चाहती होगी ना फिर भी बोलेगी नहीं। यस और जो चाहती होगी ना तो भी बोलेगी, मुंह पे कैसे बोल सकती है? वो खुशी जता सकती है। अच्छा हुआ लिया आपने, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा काम किया। मैंने कहा वाइफ ना ही बोलने वाली। हम इंडियन कल्चर में पढ़े, और इंडियन कल्चर ये कहता है पति ही परमेश्वर है, और वहां जाके तू बोलेगा ना 10 लाख की पॉलिसी ली, तेरी वाइफ बोलेगी नहीं मला तुम्ही हवे, पैसे गेले खड्ड्यात, यस और नो? लेकिन मैंने कहा वाइफ को पूछ के इंश्योरेंस करने जैसा नहीं है, वाइफ को गिफ्ट देने की बात है। तुम जाके वाइफ को बोल सकते हो लेने के बाद, डार्लिंग मैं तुझे कितना प्यार करता हूं, आई हैव परचेज 10 lakhs इंश्योरेंस, मेरे मरने के बाद तेरा बाल भी बांका नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैंने 10 लाख का पॉलिसी लिया, दैट मच आई लव यू। मुझे बोलता है बात तो सही है। और लास्ट में मैंने उसको कहा था कि दोस्त अगर इंश्योरेंस लेने की बात कह रहा है, कोई पत्नी को मत जाके पूछना, अगर इंश्योरेंस लेना या नहीं लेना किसी विधवा को जाके पूछो कि इंश्योरेंस लेना या नहीं लेना। अपनी वाइफ को जाके मत पूछो, किसी विधवा को पूछो क्या कठिनाई से जी रही है, कितनी मुसीबतें पड़ रही है, कहां से पैसे आ रहे हैं, कैसे बच्चे पल रहे हैं। दोस्तों मैंने ऐसी कई फैमिली को मैंने प्रोटेक्शन दिया है, और जब वो फैमिली में 10 लाख 20 लाख 15 लाख जब पहुंचाने के लिए हम लोग जाते हैं, बड़ी खुशी होती है। वी आर इन नोबल जॉब। किसी एक फैमिली को बचा रहा हूं, किसी बच्चे को मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं, किसी बच्चे का एजुकेशन प्रोटेक्ट कर रहा हूं, किसी लड़की की शादी प्रोटेक्ट कर रहा हूं, किसी विधवा को नौकरी करने से मैं रोक रहा हूं, जबकि उनके बच्चों को फादर भी नहीं है तो माँ की खास जरूर है। डोंट आस्क योर वाइफ्स, आस्क विडो, मैं इंश्योरेंस लूं या नहीं लूं। ऐसे ही दोस्तों कई लोग मिलते हैं, एक भगत मिल गए थे, अच्छे भगत थे, उनके साथ मैं बात कर रहा था। देखो मैं तो भगवान में मानता हूं, भगवान जो करता है सही करता है, ये इंश्योरेंस चीज ठीक है। मैं यहां पर आया तो फटी चड्डी से आया था, अब फ्लैट किया है मैंने, मेरे बच्चे में ताकत होगी तो वो कर लेगा, मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता हूं, और मैं भगवान में मानने वाला हूं। मैंने कहा वेरी गुड। उसको मैंने एक स्टोरी सुनाई, मैंने उसको बताया दोस्त एक गांव में बाढ़ आ रही थी, पूरा गांव डूबने वाला था और सभी लोग दौड़ रहे थे। लास्ट में एक आदमी दौड़ रहा था, उसने देखा पुजारी बच गए, उसने चिल्लाया अरे पुजारी जी चलिए जल्दी, बाढ़ आ रही है, गांव डूबने वाला है। पुजारी बोलता है तू जा भाई, बचाने वाला मेरा राम है। क्या करेगा, आदमी चला गया। उसके पीछे सरपंच आया, सरपंच ने देखा अरे पुजारी जल्दी भागो, बाढ़ आ रही है, गांव खाली हो गया, आप ही अकेले बचे हो। सरपंच जी आप जाइए, बचाने वाला हमारा राम बैठा है। आखिर में एक गाड़ा वाला आया, बैलगाड़ा वाला,
वो चिल्ला रहा, अरे पुजारी दौड़ो जल्दी, बाढ़ आ रही है, पानी आ रहा है, चढ़ जाओ जल्दी चलती गाड़ी में। भाई तू जा, बचाने वाला मेरा राम है। आखिर में पानी बढ़ते गया, अब मंदिर के गुम्मट तक पानी आ गया और ये मंदिर के गुम्मट को चिपक के पुजारी बैठा था। ऊपर से रेस्क्यू वाले आए हेलीकॉप्टर लेके और उसको रस्सी दी, उसको सीढ़ी फेंकी, उसको माइक से आवाज दी, पुजारी जी जल्दी बच जाओ, आपको लास्ट चांस है, आखिरी चांस है, देखो हम लोगों ने आपको ढूंढ लिया, चलो जल्दी सीढ़ी पकड़ लो। पुजारी बोलते भाई तुम जाओ, बचाने वाला मेरा राम बैठा है। राम ने नहीं बचाया, वो तो ऊपर चले गए। राम के पास जाके फरियाद कर रहे थे, तूने 22 साल तक तेरे पैर धो के मैंने पूजा की और तू बचाने को नहीं आया, 22 साल हो गए। राम बोलते हैं तेरे को क्या लगा मैं खुद साक्षात आऊंगा तुझे लेने के लिए रथ लेके? वो आदमी दौड़ रहा था ना, उसको मैंने संकेत दिया कि मेरा पुजारी को बुला। सरपंच भाग रहा था, उसको मैंने संकेत दिया मेरे पुजारी को बुला। आखिर में वो गाड़े वाले को भेजा, मेरे पुजारी को लेके जा। फिर भी अकल नहीं आई, रेस्क्यू वाले को मैंने नक्शा दिया, इधर जा, मैंने संकेत दिया इधर जा, ये मंदिर के ऊपर मेरा पुजारी बैठा है, फिर भी तू नहीं गया। वो भगत को मैंने बताया, मैंने कहा आप अगर ये मानते हो ना कि जो होता है वो भगवान करवाता है, आज अगर आपके सामने मैं खड़ा हूं, वो भी भगवान का संकेत है कि जा और मेरे भगत के लिए कुछ कर। मेरा भगत को कुछ हो जाएगा ना तो 5-10 लाख रुपए उसके फैमिली को मिलने चाहिए। भगत मान गया। भगत बोलता है बात सही है यार, तुम यहां आए हो, रियल में भगवान का कोई तो भी संकेत है। उसने मेरे से भी पॉलिसी लिया। दोस्तों अगर आप ये मानते हो ना कि भगवान के ऊपर है, तो ये भगवान ने ही इंश्योरेंस एजेंटों को बनाया ताकि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आए, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आए। ओके, नाउ एक रोल प्ले हम करेंगे। कोई भी एक यहां पर जो भी कोई एंथुजियास्टिक पार्टी अगर बैठी है, आप अगर आते हैं तो आपके साथ एक छोटा सा रोल प्ले करना है मेरे को। यस विल कम, आ जाइए आप। बालेश्वर, बालेश्वर मैं आपको पूछ सकता हूं अगर परमिशन है तो कि आपका खुद का इंश्योरेंस कितना है? 10 लाख नियर अबाउट 10 लाख के करीब है। आइडिया नहीं कंफर्म, लेकिन लमसम 10 लमसम 10 लाख तक। आपको कुछ हो गया तो 10 लाख फैमिली को मिले। 10 लाख राइट, ओके। सो नाम क्या बताया आपने? बालेश्वर। बालेश्वर, बालेश्वर जी समझ लीजिए हम दोनों एक रिक्शा में बैठे हैं और फुल स्पीड में रिक्शा जा रहा है। हमको दिख रहा है कि आगे बहुत डीप खड्डा है और ये रिक्शा उसके अंदर गिरने ही वाली है, और रिक्शा वाले को समझ में आ गया कि ये रिक्शा आउट ऑफ कंट्रोल है और मैं इसको कंट्रोल नहीं करूंगा। वो कूद के निकल लिया बाहर चालू रिक्शा से। अब ये रिक्शा खड्डे में गिरी, बुरी तरह से डैमेज हो गई, मेरी उसमें डेथ हो गई। आप जिंदा है, लेकिन आपको जैसे ही खड्डे में से बाहर निकाला गया, स्ट्रेचर पे डाल के हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। ड्यूरिंग दैट पीरियड आपको पैरालिटिक अटैक आ गया एक्सीडेंट की वजह से। अब आप मुझे बताइए, आप पूरी तरह से आप जिंदा है लेकिन 100% डिसेबल हो गए। अब कोर्ट में केस चल रहा है, रिक्शा वाले के ऊपर चल रहा है क्योंकि एक डेथ भी हुई है, एक आदमी पैरालिटिक हो गया है। सो केस चल रहा है और वकील आता है गवर्नमेंट से, आपको आके सवाल पूछता है कि बालेश्वर आप बताओ, ये रिक्शा वाले ने आपकी पूरी लाइफ खत्म कर दी है, तो आप इसके ऊपर कितने का क्लेम डालना चाहिए? कम से कम इतने पैसे अगर मुझे मिले, मैं भी जिंदा रह सकता हूं और मेरी फैमिली भी वो पैसों के ऊपर जिंदा रह सकती है। कम से कम कितना आप क्लेम डालेंगे उसके ऊपर? से आप फिक्र मत करिए, रिक्शा वाले की फिक्र मत करना, क्योंकि वो कोर्ट का है, कोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अमाउंट लाके देना, दैट इज कोर्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज कोर्ट्स लुकआउट। आपको क्या एक फिगर ऐसा लग रहा है कि जो फिगर के ऊपर आपकी पूरी फैमिली पल सके 20 साल, 25 साल, 30 साल, और आपको भी कोई दिक्कत ना हो, तो क्या फिगर आप क्लेम करेंगे कम से कम? सी मैं समझ सकता हूं लाइफ की वैल्यू अनमोल है, लेकिन कोई एक नतीजे पे पहुंचना है, एक लमसम फिगर आपको क्या लग रहा है? नियर अबाउट 30-35 लाख। 30-35 लाख, राइट, ओके। सो इन्होंने क्या कहा, कम से कम 30 से 35 लाख रुपए अगर घर पे मिले तो मेरी फैमिली कंफर्टेबल लाइफ
जी सकती है। यस और नो, राइट। अब कोई रिक्शा वाला अगर आपको ठोक के जाता है तो उसको 35 लाख रुपए का क्लेम मांगते हो, और खुद की गलती से अगर हम चले जाते हैं तो फिर 10 लाख रुपए देते हैं। वो भी कोशिश जारी है, ऐसा नहीं है, कोशिश जारी है 35 लाख का। गुड। लेकिन अभी 30 करेंगे, 100% करेंगे। सी वो आगे की बात है ना। हाँ। अभी ये तो कब भी हो सकता है ना, ये मैंने इंसिडेंस का कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। यस और नो। राइट राइट। तो अगर रिक्शा वाला ठोकता है ना तो 35 लाख मार तिचा मायला चला। और हम अपनी गलती से आपको तो आपका तो काफी अच्छा इंश्योरेंस है। पहले तो इनको एक्नॉलेज करें कि 10 लाख का कम से कम इंश्योरेंस है इनका, राइट। लेकिन यहां पर ऐसे कई लोग हैं, मेरे कई क्लाइंटों के पास जब मैं जाता हूं ना, पूछता हूं कितने की पॉलिसी है, दिखाते 25,000 50,000 की। बाद में पूछते कौन सी पॉलिसी है, क्योंकि कौन सी ली उनको थोड़ी मालूम है, बस वो एजेंट ने बोला और साइन कर डाला है। कौन सी है, मैं उनको एक ही जवाब देता हूं, साहब आपने फ्यूनरल पॉलिसी ली है, ये पॉलिसी के पैसे से आपका फ्यूनरल अच्छी तरह से हो जाएगा, इससे अधिक कुछ नहीं होगा आपका, तो कम से कम सही बात। आज एजेंट की वैल्यू एक्चुअली ना आदमी लोग नहीं जानते। सही वो बात। चीज मैंने गैस किया, एक्चुअली एजेंट क्या है। सही बात, वही मेरे को वैल्यू हम एजेंट ने ही करवा रहे हैं। बताया मेरे को, इसलिए मैं ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ कोई भी है। अच्छा, आप लोगों को एजेंट के प्रति अब कुछ अलग भाव हुए कि नहीं हुए? यस और नो, राइट। सो वही काम हम कर रहे हैं। सो आपको जो फिगर कंफर्टेबल लगता है ना, दैट इज योर इंश्योरेंस, उतना इंश्योरेंस होना चाहिए। मैं तो ज्यादा झंझट में नहीं गिरता हूं कि अपने लाइफ की वैल्यू क्या होगी, ये होगा वो होगा। जो मुझे लगता है कि मेरे मरने के बाद इतने का कॉम्पेंसेशन घर को मिलना चाहिए, उतने का लाइफ इंश्योरेंस अपने पास होना चाहिए। आप एक खड़े हुए थे वहां पर, आप आ जाइए, चाय के साथ आइए, नो प्रॉब्लम। हाय, व्हाट्स योर गुड नेम? हामिद शेख। हमीद, ओके ग्रेट। हमीद भाई, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपके पास एक एरो है, एकदम शार्प एरो है, और शार्प शूटर के हाथों से छूटा हुआ एरो है। आपके हाथ में, आपको बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, कितने साल के? एक 8 और एक 2 साल की। 2 साल की। 2 साल की लड़की है? लड़की है। क्या नाम है? सुनैजा। सुनैजा। अमित जी, आपके गोद में सुनैजा है और ये एरो छूटा हुआ है। अब ये एरो बराबर यहां पर लग सकता है, सुनैजा को लगेगा ये एरो, राइट। अब आपको डिसाइड करना है, आप अगर चाहे तो सुनैजा को बचा सकते हैं, लेकिन ये एरो 2 में से एक को तो लगने ही वाला है, तो आप किसको बचाएंगे? बेटी को। बेटी को, पक्का? श्योर। श्योर, ओके। से हम सबका ये जवाब है, यस और नो। लेकिन सोचो, अब हमीद आप चले गए, बराबर है। अब बेटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, गार्डियन इंपॉर्टेंट है या पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है? हु इज इंपॉर्टेंट? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सोचिए, हु इज इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड, गार्डियन और पेरेंट्स? गलत बात है। पेरेंट्स एक टाइम पे नहीं होगा ना तो भी बच्चा पल सकता है। सिर्फ चाचा पालता है, मामा पालता है, देखा ही कि नहीं देखा हमने? यस और नो। सो फॉर चाइल्ड हु इज इंपॉर्टेंट? गार्डियन इज इंपॉर्टेंट, यस और नो, राइट। जब तक हम है, हम अच्छे गार्डियन है। जब तक पेरेंट जिंदा है, हम अच्छे गार्डियन है। लेकिन जिस दिन पेरेंट नहीं होंगे, लाइफ इंश्योरेंस इज द ओनली वे ऑफ गार्डियन, जो आपके बच्चों को एक गार्डियन, अच्छा गार्डियन दे सकता है। इफ यू हैव अ प्रॉपर इंश्योरेंस, आप एक अच्छे गार्डियन को आपके बच्चों के लिए छोड़ के जा सकते। इज इट राइट और रॉन्ग? थैंक यू। वन लास्ट पार्टिसिपेंट आई वांट। एनीबडी इज हैविंग मैजिक बिल? अदरवाइज गिव मी 1 फुल स्केप पेपर A4 साइज। 10% लेस, 9,000 में अब घर चलाना है, राइट। यू कैन मैनेज, राइट। 10% अगर लेस हुए, यानी कि 10,000 के 9,000 अगर आते हैं, वी कैन मैनेज, यस और नो? यस। अच्छा, ये 10,000 के 9,000 माइनस हो जाएंगे और खाली 1,000 रुपए बचेंगे। डू यू मैनेज? इट्स नॉट पॉसिबल। नॉट एट ऑल पॉसिबल, राइट। आपको नहीं लगता है लक्ष्मी नारायण जी, जिस दिन भगवान न करे ये सिचुएशन हो, लेकिन जिस दिन ये सिचुएशन आएगी, हमारे घर के खर्चे तो ऐसे के ऐसे रहेंगे, यस और नो? यस, वेरी राइट। ट्रू। तो फैमिली मैनेज कर पाएगी? इट्स नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। यहां पर 10% में भी एडजस्ट तो करना पड़ेगा, यस और नो? लेकिन अगर 90% चला जाता है, अगर हमको कुछ हो जाता है, मेरी मंथली इनकम बंद हो जाएगी, मेरे घर की सिचुएशन ये होगी। और दोस्तों,
जिस दिन ये सिचुएशन होगी ना, उस दिन आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यहां पर आके ये इनकम को रिप्लेस कर सकता है। सो जिसको भी अपनी इनकम रिप्लेस करवानी है, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, अगर उसको जो भी अनफॉर्चुनेट इवेंट है उसको हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे फैमिली को उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो आप ये कर सकते हैं। मेरे एक दोस्त ने इसी तरह से जवाब दिया था। बाद में जब पॉलिसी की बात आई तो मुझे बोलता है, मुकेश भाई अगले महीने। मैंने कहा ठीक है, ये पेपर आपके पास रखो, ये पेपर मेरे पास रखता हूं, अगले महीने जब आओगे बुलाओगे तब इसको मैं लगा दूंगा। और तब तक वो 1 महीना बोला था अगले महीने, लेकिन 10 दिन के अंदर उसने फोन किया, बोलता आके पॉलिसी लेके जाओ, क्योंकि टेबल पे रोज देखता था इसको फिल करना पड़ेगा, राइट। सो फिल दिस वैकेंट प्लेस। थैंक यू वेरी मच लक्ष्मी नारायण जी, थैंक यू। ओके, सो आपने हमारे पार्टिसिपेंट को हेल्प किया, सपोर्ट किया, दिलो जान से मैं आपको थैंक्स कहता हूं। भगवान आप सभी को लंबी उम्र दे, ऐसी मैं दुआ करता हूं, और आप सभी लोग आपका अच्छा रिटायरमेंट लाइफ बनाए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।